वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि मैं रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार रात के 8 बजे लगातार बिहार बोर्ड मैट्रिक्स की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और सवाल। तो मैं 3.2 जो कि आपके प्रश्नावली का जो भी सवाल है उसको बता रहा हूं। और आज मैं स्पेशल आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखकर कैसे पता करेंगे कि इनकी ग्राफ की रेखाएं किस प्रकार की होगी, इनका हल किस प्रकार का होगा, यह युग्म संगत है कि असंगत है। तो इनसे संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, खास करके बिहार बोर्ड मैट्रिक के बच्चों के लिए। तो आज मैं वो आप लोग के बीच बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस प्रकार से आप समझ पाएंगे किसी भी समीकरण को देख करके, यानी बिना ग्राफ का निर्माण किए आप जान सकते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर एक क्लास कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित कर रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि अधिक से अधिक जुड़ सके और मुझे इस बात का एहसास हो सके कि कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये आप बच्चों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ हो रही है, ताकि मुझे भी और इस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करने में एक प्रकार से मनोबल मिलेगा और बेहतर से बेहतर मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूंगा। तो चलिए फिर और समय को ना वेस्ट करते हुए मैं चाहूँगा कि आज के इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला फार्मूला आप लोगों के बीच होगा कि जब इसमें सबसे पहले आप एक बात यहाँ पे समझ लो कि ए, बी और सी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका पोजीशन क्या है, उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मैंने व्यापक रूप आपको पहले भी लिख करके दिया था कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप का मतलब होता है एक ऐसा संरचना, एक ऐसा रूप, एक ऐसा ढांचा जिसमें कि सभी दो चर वाले समीकरण बन जाते हैं। यानी कि जितने भी दो चर वाले समीकरण होते हैं सभी समीकरण इसी फार्मूला बेस से बने होते हैं। तो वह किस टाइप का होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ax + by + c = 0। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y दो क्या है, चर राशि है और a, b और c ये कोई ना कोई अचर पद है। ठीक है, एक अचर पद का मतलब होता है कि इसका जगह पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल नंबर इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो एक समीकरण यहाँ पर लेकर के वहाँ से हम a, b, c का मान निकाल कर देखते हैं कि किस प्रकार से a, b और c का मान निकलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ इस समीकरण में से पूछें कि a का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस जो व्यापक रूप था इनका, इस व्यापक रूप में x का जो गुणांक है, x का जो बगल में रहता है उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को a बोलते हैं। इसी बेस पर अगर इस समीकरण में से हम अगर a का मान निकालते हैं तो x के बगल में 3 है, इसका मतलब यहाँ पर a का मान क्या हो गया, 3 हो गया। फिर अगर यहाँ से हम b का मान पता करना चाहेंगे तो b का मान देख रहे हैं कि y के बगल वाले b का हल आता है, तो y के बगल में क्या है, 3 है, इसका मतलब b का क्या मान हो गया, 3 हो गया। फिर अगर c का मान पूछे तो c जो है टोटली यहाँ पर क्या होता है, पूरा c है, तो c का मान यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे c नहीं देते, यहाँ पर कुछ 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर c का मान क्या होगा, c का मान टोटल 2 है तो प्लस का 2 रह गया। इस प्रकार से हमने देखा कि a, b, c का मान किस प्रकार से निकालते हैं एक द्विघातीय समीकरण में। अब कभी इसमें जो है नामांकन करते हैं 1 या 2 के माध्यम से। इसको हम a1, b1 और c1 कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब मेरा a समीकरण नंबर 1 रहेगा तो इनका मान जो भी निकलेगा a, b, c का, वो सारा 1 1 नाम से ही आएगा। इसी प्रकार से अगर एक समीकरण और रहता है उसे समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में उसका जो a, b और c का मान निकलेगा उसे हम a1, b2 और c2 के नाम से उसे जानेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनसे संबंधित वह कौन सा फार्मूला है, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और उसका ग्राफ की स्थितियाँ और उसका जो है युग्म किस प्रकार का होगा, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज ये जो पहला आज अभी आपका यहाँ पर सूत्र है वह होगा कि जब किसी भी दो समीकरण का, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1/a2
बराबर B1/B2 नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कंडीशन में क्या होता है तो ऐसा कंडीशन में आपके पास तीन कॉन्सेप्ट सामने निकल करके आएगा। पहला क्या होगा कि इस तरह का स्थिति उत्पन्न होने पर उस समीकरण का यानी इसका जो है एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि x और y का कोई न कोई एक फिक्स मान निकलेगा, यानी x का भी कोई न कोई एक आंसर निकलेगा और y का भी कोई न कोई एक आंसर निकलेगा। किस कंडीशन में? जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा, उसी केवल और केवल एक उसके मान को ही अद्वितीय मान कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है। उसके बाद जब बी नंबर पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट में, तो इसमें अगर मैं इसके ग्राफ की रेखा की बात करूं तो ग्राफ की रेखाएं जो है, ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ऐसी कंडीशन में ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में जो है किसी भी दो समीकरण दिया जा सकता है, उनमें से ये सारे पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट के बारे में पूछ दिया जा सकता है, या तो इसके हल के विषय में, या तो ग्राफ के इसकी रेखाएं के विषय में, या तो फिर इनके संगत असंगत होने की कंडीशन में। तीसरा में हो गया इसका युग्म जो है संगत होगा, संगत होगा। यानी कि आप एक बात याद रखो कि जब भी किसी का हल निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। तो मतलब कि इस फॉर्मेट में ये सारे तीन कंडीशन सामने निकल कर आता है। इसी प्रकार का दो फॉर्मेट और यहाँ पर है, जहाँ पर उन सभी के लिए अलग अलग तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग तीन प्रकार का स्थितियाँ होती हैं। तो इसका हम देखते हैं, इसका 2 नंबर में 2 नंबर का क्या फार्मूला होगा? 2 नंबर का फार्मूला होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो गया C1/C2, ऐसा कंडीशन में क्या होगा? इसके हो तो यहाँ पर भी तीन कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आएगा। पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं हल के विषय में बात करूँ तो इसका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इसका मतलब हुआ इनका भी कोई एक फिक्स मान नहीं निकलता है। इसका अनंत हल का मतलब हो गया इनका कोई भी हम एक रियल वैल्यू या फिर मतलब कि एक फिक्स मान नहीं निकाल सकते। ऐसी कंडीशन में भी x और y का मान नहीं निकाला जाता है। नंबर दूसरा, जब बी पॉइंट में देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ की रेखा के बारे में बात किया गया है। तो इसका जो ग्राफ की रेखा होगा, इसका ग्राफ की रेखाएं संपाती होगा। इसकी ग्राफ की रेखाएं किस प्रकार की होगी? संपाती होगी। अब रही बात संपाती क्या होता है, तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। संपाती प्रतिच्छेदी या फिर समांतर किस प्रकार का होगा। तो और इसका तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट में था इनका युग्म के बारे में। तो इसका युग्म के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका युग्म जो है संगत होगा। इसका भी युग्म क्या निकलेगा? संगत निकलेगा। कैसा संगत? इसको आश्रित संगत बोल सकते हैं। इसका युग्म संगत है, लेकिन कैसी है? आश्रित संगत है। उसके इस प्रकार से इनका भी 3 पॉइंट सामने निकल कर आ गया। अगर तीसरा कंडीशन सूत्र नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? तीसरा कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं, तीसरा कॉन्सेप्ट होगा जब क्या हो जाए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं हो। यानी कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये दोनों आपस में तो बराबर होगा, बट इसके लेवल में ए मान नहीं आने वाला है। ऐसा कंडीशन में यहाँ में तीसरा नंबर की स्थिति उत्पन्न होगा। और इस स्थिति पर भी 3 पॉइंट्स निकल कर सामने आएगा। पहला पॉइंट कि इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर बी में क्या होगा? इसके ग्राफ की रेखा, इसका ग्राफ की रेखा
इसका ग्राफ की रेखा समांतर होता है, समांतर होगा। इसका ग्राफ की रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। नंबर सी, इसका युग्म संगत, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका युग्म असंगत निकलेगा, असंगत होगा। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा कि इस प्रकार के 3 ऐसे कॉन्सेप्ट है, 3 ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है जहाँ से ये सारे 3 बात सभी के सामने आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फार्मूला आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको और बेहतर समझ में तब आएगा जब इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि इस तरह का यूज कहाँ पर होता है और किस ढंग से, किस प्रकार से होता है। तो अगर वाकई ये क्लास कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं इस क्लास के माध्यम से लाभान्वित करवा पाऊँ और एक प्रकार से क्रांति लाना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो किसी भी कारणवश अपनी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं किसी जगह किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सभी सारे बच्चों के पास मेरा एक क्लास टेस्ट पहुँचे और वे अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाकर कुछ लिमिटेड बच्चों को ही इस प्रकार का लाभान्वित कर सकता हूं, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने चुना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ करके मैं आप सभी को एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा यह उद्देश्य सफल हो पाएगा। इसलिए आप अपने फ्रेंडों के पास, अपने दोस्तों के पास, जिस भी माध्यम में हो, आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इनसे जो भी लाभान्वित बच्चों को होगी, निश्चित तौर पर बच्चे लाभान्वित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कंटिन्यू आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहेंगे, इस क्लास के साथ बने रहेंगे, तो एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आने की बहुत ही बड़ी चांसेस आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि कभी कभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता होगा कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है, संपाती क्या होता है और क्या होता है समांतर क्या होता है। तो मैं बता दूं, जब आप किसी भी ग्राफ में, कॉपी में जब आप ग्राफ को खींचेंगे तो कभी कभी ग्राफ की जो रेखाएं हैं आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि एक लाइन यहाँ पर इस प्रकार का हो गया किसी एक समीकरण के लिए। जब दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो वो भी एक दूसरे को इस प्रकार से कहीं ना कहीं काट देता है। तो यानी कहने का मतलब है, जब कोई ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकले, एक दूसरे को काटते हुए निकले, तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना बोलते हैं। ठीक है, इसी स्थिति को बोलते हैं कि ये जो ग्राफ की रेखाएं कैसी स्थिति में है? प्रतिच्छेद की कंडीशन में है, क्रॉस की कंडीशन में है। उसके बाद कभी कभी क्या होगा, जब इस प्रकार का कोई एक समीकरण का मैंने ग्राफ खींचा, एक समीकरण के ग्राफ हो गया, और दूसरा समीकरण का जब मैंने ग्राफ खींचा तो वो भी ग्राफ का जो पॉइंट होगा बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर आ गया। ठीक है, तो मान लो ये 2 पॉइंट था पहला समीकरण का, उस पॉइंट से मैंने ग्राफ को खींच दिया। जब दूसरा ग्राफ मैंने खींचा वो भी ग्राफ क्या हुआ, इसी के जस्ट ऊपर ही आ गया, बिल्कुल ऊपर आ गया। इसको खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन से होते हुए गुजरेगा। इसका कहने का मतलब हुआ 2 समीकरण का जो ग्राफ है अलग अलग नहीं हो सकता, बल्कि उसी के ऊपर वो आके बैठ जाता है। इसी स्थिति को बोलते हैं हम संपाती। क्या बोलते हैं? इसी स्थिति को संपाती बोलते हैं। ध्यान दिया करो, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, और मैंने आपको पहले बताया था जब भी यहाँ में क्लास चल रही है तो आपस में किसी भी प्रकार की कोई बातें चीतें पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए, और जो भी बातें यहाँ पर है उसे आप एक डायरी में लिखते चले जाओ, कॉपी में लिखते चले जाओ, जिससे कि आपको एक कंप्लीट मेट की सीरीज एक प्रकार से बनेगी, और आप कंटिन्यू यहाँ पर रह कर के अपनी नोट्स को, अपनी फेयर को, अपनी मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इस समय क्या आता है, समांतर वाली बात आ गया है। जब 2 ग्राफ खींचेंगे या दोनों ग्राफ ऐसा कंडीशन में आपके सामने आता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंडीशन बिल्कुल दोनों के बीच का जो दूरियां हैं हर कंडीशन में एक समान है, कोई भी अंतर इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलने वाली है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को बोलते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई, तो इसको बोलते हैं समांतर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप बेहतर समझे होंगे। तो ये तो था, कुछ फार्मूला था, आप इसको ध्यान में रखें। अब मैं इसको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इनके सवाल को बनाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। एक क्वेश्चन यहाँ पर था। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x माइनस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। तो ये यहाँ पर 2 समीकरण लिखा हुआ था। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब जो मैं बताया था कि सबसे पहले क्या करो, और इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाओ कि इसमें इन्होंने बोला क्या गया था। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती है। तो यहाँ पे बोला गया जब इनका हम ग्राफ खींचेंगे तो इनका रेखा प्रतिच्छेद भी करता हुआ रहेगा, संपाती होगा या फिर समांतर होगा। ये 3 कंडीशन में से कोई ना कोई किसी कंडीशन का होगा, तो वो हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो वो पता करने के लिए इनका ग्राफ डायरेक्ट नहीं बनाना है, हम फार्मूला के माध्यम से पता कर लेंगे कि इनकी रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते थे, A1/A2 का मान निकालो। तो इसका एक मैंने क्या बताया था कि x के बगल वाले को a बोलते हैं, इसका मतलब 5/7 हो गया। फिर निकालेंगे B1/B2 का मान। तो B1 का मान क्या हो गया, -4, इसका मान क्या हो गया, -6। जब कटाएंगे तो माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 निकला। और यहाँ पर पता कर रहे हैं कि 2/3 और 5/7 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए यहाँ 5/7 और इसलिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 का। ये बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैं देख रहे हैं A1/A2 का मान 5/7 हुआ, B1/B2 का मान 2/3 हुआ। कहीं ना कहीं दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। तो ऐसा कंडीशन स्थिति हो गया। तो ऐसा कंडीशन होने पर इनके ग्राफ की रेखाएं कैसा होता था। अतः इसका ग्राफ की रेखा, इसका ग्राफ की, इनके ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। बस यही बात निकालना था। तो आपने देखा कि उस सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन में लगा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट, यही बेसिक है। इसी प्रकार से मान निकाल लेंगे। जो तीनों स्थितियां में से कोई ना कोई स्थिति उत्पन्न होगी, जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उस माध्यम से या उसी के बेस पे हम पता कर सकते हैं। और जिस भी विषय में पूछा रहेगा आराम से सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसका दूसरा नंबर में क्या सवाल है। 2 का 2 नंबर में लिखा हुआ था 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 0। समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हम A1/A2 का मान निकालते हैं। तो क्या मान होगा, 9/18, 9 दूनी 18, यानी कि निकलेगा 1/2। फिर से किसका मान निकालेंगे, अब मान निकालें B1/B2 का वैल्यू। तो 3/6, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2। उसके बाद C1/C2 का मान निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका होगा 12/24, 12 दूनी 24, यानी कि इसका भी निकल गया 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि लगातार तीनों का वैल्यू आपस में समान हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं
कि यहाँ जो इनका मान निकल रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट में है, कौन सा, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह जो समीकरण है बिल्कुल इस कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फार्मूले पे काम कर रहा है, इसी फार्मूले पे ये लगाया गया है, क्योंकि सभी इसका मान बराबर हो गया, तो यानी कि सभी का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, इसकी ग्राफ की रेखा है, क्योंकि इससे पूछा गया था इसके ग्राफ की रेखाएं के विषय में, तो ऐसा होने पर इनके ग्राफ की रेखा किस प्रकार का होगा। तो इसका ग्राफ की रेखाएं, इसका ग्राफ की रेखाएं समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती होगा। तो अगर आप सूत्र मिस करें तो एक बार सूत्र को देख लो कि ऐसा कंडीशन में जब तीनों आपस में बराबर हुआ था तो इनके ग्राफ की रेखाएं भी समांतर हुई थी। तो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के फार्मूला को से क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करेंगे और इनसे संबंधित कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दिया रह सकता है, जैसे कि अभी इसमें पूछा गया था इससे ग्राफ की रेखाओं के बारे में, हो सकता है इसमें इससे आपसे इसके हल के विषय में पूछ ले, इनका हल किस प्रकार का होगा, या फिर इनका युग्म के बारे में पूछ ले, ये संगत होगा या असंगत होगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने बेहतर तरीके से इस फार्मूला को याद कर लिया, समझ लिया, तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। तो चलिए फिर अगला इससे आगे का सवाल मैं अगले क्लास में आप लोग को दूंगा। आज की क्लास इसी जगह स्टॉप करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले क्लास में इससे आगे के सवाल के साथ।